चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैथ विद संदीप के साथ ट्रिगेटम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर के शुभ अवसर पर हम एक जबरदस्त सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज, जो कि आपकी एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर दिल्ली पुलिस का। उसकी सभी शिफ्ट आपको इस सीरीज के थ्रू सोल्व करवाई जाएगी डिटेल एनालिसिस के साथ। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई की बातें करेंगे, सिर्फ पढ़ाई ओनली। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ। जो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, किन टाइप के बच्चों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। जिन भी बच्चों ने अपना 60% सिलेबस खत्म कर लिया है मैथ्स का, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जिन बच्चों ने 60% सिलेबस खत्म कर लिया है, उनको 100% सिलेबस करवाने के लिए विद प्रैक्टिस विद प्रैक्टिस प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस बेस्ट अप्रोच, इनके साथ आपको ये फील भी करवाऊंगा कि जो काम आपने किया है हर एक सीरीज के हर एक सेशन, इस सीरीज के हर एक सेशन में आपको ये फील होगा कि मैंने जो ये 15 क्वेश्चन का सेट लगाया है, आपको क्लास के 15 क्वेश्चन तक ये फीलिंग आएगी 100%। आपको इस सेशन लगाने में मुझे टाइम देना होगा। टाइम देखिए, ये 15 जो क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन किसी और प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको मात्र 10 मिनट में इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन करवाना नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन करवाना नहीं है। मैं आपको चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, और आपको ये पता लगे कि एग्जाम में मुझे कौन सी अप्रोच के लिए जाना है, किस बेस्ट अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूं। आपका टाइम भी बचे और आपको कॉन्फिडेंस भी फील हो। अब मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, सबसे पहले आपको उसको रीड करना है और ट्राई करना है सोल्व करने का। उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन के ऊपर मूव करना है। सबसे पहले आपको ट्राई करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा क्वेश्चन समझने में और सोल्व करने में। तो ये जो सीरीज है, ये दिल्ली पुलिस हरियाणा के अंदर जो सीईटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफी अच्छी महत्वपूर्ण होगी। एसएससी जीडी के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। एनटीपीसी के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और एमटीएस, एसएससी, एमटीएस, स्टेट की जितने भी एग्जाम है जिनमें मैथ्स के कुछ आते हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन खत्म करने जा रहा हूँ फर्स्ट के साथ। रेडी? तो करिए सॉल्व। उम्मीद है आपने खुद ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को पॉज कर कर। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की गति में
कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और उतना ही बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ एक बात लिखी है यहाँ पर, निश्चित दूरी, ओके? निश्चित दूरी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जब भी डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस सेम होती है, दूरी एक निश्चित दूरी होती है, उस टाइम जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ओके? मैंने क्या बताया आपको कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ओके? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर टाइम का रेशियो 4:5 है तो स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स होगा, बस इसका मतलब सिर्फ ये है, ओके? मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया है। एंड एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, टाइम जो है, जो टाइम जो समय है कितना कम हुआ है? 80%। तो मुझे बताइए कि अगर मैं 80% ना बोलकर सिर्फ 80 बोलता, सिर्फ 80 बोलता, मैं बोलता समय 80 कम कर दिया गया, तो आप क्या समझते कि सर पहले कितना था जो अब 80 कम कर दिया? आपको नहीं पता लगता, लेकिन इसने क्या बोल दिया? 80% कम कर दिया। अब इससे हम समझ गए कि पहले टाइम कितना लग रहा था? 100%। यस या नो? ये ओरिजिनल टाइम था 100% और ये कम कर दिया है, ओके? अब 80% का जो फ्रैक्शन होता है, 80% का जो फ्रैक्शन होता है 4/5। फ्रैक्शन आपको बनाना आता होगा, उम्मीद है आपसे। तो 4/5 जो हुआ 80% का फ्रैक्शन हुआ, ओके? मीन्स पहले टाइम जो था 5 था और अब टाइम कम कितना हो गया? 4। मतलब 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। पहले जो टाइम का रेशियो था क्या वो 5:1 था, ओके? मतलब टाइम पहले 5 था और अब टाइम कितना लग रहा है? 1। यस या नो? बिल्कुल, क्योंकि 4 तो कम हो गया। और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया था, देखिए स्पीड का रेशियो हो जाएगा इसका रिवर्स, 1:5। मुझे बताइए स्पीड कितनी बढ़ाई है? देखिए मुझे एग्जैक्टली निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं और ना ही हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे रेशियो में क्वेश्चन लेके आए हैं तो रेशियो में ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्पीड 1 थी, अब स्पीड कितनी होगी? 5। कितनी बढ़ाई है अपने स्पीड? आप बोलोगे 4 बढ़ाई है सर, ओके? किस पर बढ़ाई है 4? आप बोलोगे 1 पर बढ़ाई है। पहले 1 थी ना, ओरिजिनल स्पीड ये थी और बढ़ाई है 4। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो इसको, जो कि आंसर 400%। एक एक बात आपको बताकर चल रहा हूँ, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ मैं। चलिए सोल्व कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज किया होगा और सोल्व करने की कोशिश की होगी। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या है?
क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के इच्छुक हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करना चाहते हो, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? इस टर्म का पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद नंबर और एक को छोड़कर, खुद नंबर और एक को छोड़कर, लिख देता हूं यहाँ पे, सेल्फ सेल्फ नंबर और एक को छोड़कर किसी और से पूर्णतया विभाजित न हो, पूर्णतया विभाजित न हो। क्या बोला मैंने? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलता हूं 7। 7 जो है खुद नंबर 7 और एक को छोड़कर क्या किसी और से पूर्णतः डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं होता सर, तो ये प्राइम नंबर है। 5 5 क्या खुद नंबर 5 और 1 को छोड़कर किसी और से डिवाइड होता है? नहीं, तो आप बोलोगे सर प्राइम नंबर है। बस यही मैंने आपको बताया। उम्मीद है प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी और प्राइम नंबर होते क्या वो पता लग गए होंगे। अब प्राइम नंबर फाइंड कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर फाइंड कैसे करते हैं भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हैं, वे सभी प्राइम नंबर 6 के मल्टीप्लायर जो होते हैं, 6 के मल्टीप्लायर जो होते हैं, उसके एक अंक पीछे या एक अंक आगे होता है प्राइम नंबर। क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 का फर्स्ट मल्टीप्लायर 6 ही है। 6 का फर्स्ट मल्टीप्लायर का एक अंक पीछे 5 और एक अंक आगे 7। या तो ये प्राइम नंबर होगा, या ये प्राइम नंबर होगा, या ये दोनों प्राइम नंबर होंगे। समझे? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। या तो एक अंक पीछे या एक अंक आगे या दोनों प्राइम नंबर होंगे। ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है प्राइम नंबर निकालने की। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या जो निकालनी होती है उसमें हमें दिक्कत आती है कई बार। आपको एग्जांपल दे दिए मैंने। अब देखिए, एक एग्जांपल ये लेके दे देता हूँ आपको। 6 4 जा 24, 24 होता है ना, 6 4 जा 24। तो एक अंक पीछे और एक अंक आगे, या तो ये प्राइम नंबर होगा और ये, या ये तो है नहीं प्राइम नंबर, सिर्फ ये प्राइम नंबर है। बस, तो प्राइम नंबर निकालना भी आपको पता लग गया। आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी बता दिया मैंने। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ओके, इस नंबर की खास बात ये होती है कि ये 2 जो होता है, ये इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन, मतलब कि सम भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन के साथ साथ प्राइम भी है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, काफी अच्छे क्वेश्चन। एग्जाम में और क्वेश्चन आए होंगे तो मैं आपको जरूर सोल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। आपको बस याद रखना है चीज, आपके कहीं पे भी नोट्स है आप जो बना रहे हो उसमें आप नोट कर सकते हो। ओके, तो मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन के।
आपसे पूछा है 51 से 78 के बीच, आपको 51 और 78 काउंट नहीं करने, सिर्फ इन दोनों के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनके यूनिट डिजिट का मतलब इकाई के अंक का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए 51 से आगे 6 का सबसे पहला मल्टीप्लायर कौन सा होगा? आप बोलोगे 6 9 जा 54। ओके, 54। अब 54 का एक प्राइम नंबर है 53 पीछे, या 55 है? आप बोलोगे नहीं, ये तो है नहीं, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट 6 10 जा 60, 61 एंड 60, यहाँ पर 59 लिख देता हूँ, सॉरी, 59 एंड 61 and 11 6 जा 66, 65 and 67, next 72, 71 या 73, next 78, 78, 77 या 79। अब पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इसने 78 के 51 और 78 के बीच पूछा है ना, लेकिन 77 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 79 प्राइम नंबर है, लेकिन 78 से आगे है। ये वाली चीज कैंसिल कर देते हैं, ये वाली बात जो है ये कैंसिल कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। बस मेरे पास प्राइम नंबर आ गए अब निकल कर, हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 53 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है, 61 है, 65 है नहीं है, 67 है, 71 है, 73 है। अब इनके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, इकाई का अंक जो है, उनका गुणनफल देख लेते हैं। क्या यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पर 9, आगे 1, आगे 7 1 3। अब आप जैसे ही सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 9 जा 27, 27 दोनों की मल्टीप्लाई की तो यूनिट डिजिट चाहिए मुझे, तो सिर्फ 7, 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो फिर से 7 आया, फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 49 आया, मतलब कि 9। अब 9 की मल्टीप्लाई 9 1 के साथ, फिर से 9 आ गया। अब 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 27 आया। 27 की जरूरत है नहीं मुझे सिर्फ 7 की जरूरत है, आंसर मेरा 7 आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। यस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तब तक रीड कीजिए आप क्वेश्चन। उम्मीद आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, काफी बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन करने के लिए कोई ऐसी बेसिक समझने की कोई जरूरत है नहीं, आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। देखिए, यदि एक वस्तु 350 रुपए की हानि पर 4650 में बेची गई, तो प्रतिशतता हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, आपको जो हानि है वो प्रतिशत में बतानी है। ओके, देखिए, बेची गई को जो विक्रय मूल्य होता है उसको ये बोलते हैं। ओके, और इंग्लिश में इसका टर्म होता है सेलिंग प्राइस। ओके, हानि इसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं लॉस, सब जानते हैं इस चीज को। और प्रॉफिट होता है तो लाभ हो जाता है। तो अब देखिए, एक टर्म होती है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में टर्म बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सीपी, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य होता है। तो देखिए, जब भी मैं एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं, क्या सेलिंग क्या कॉस्ट प्राइस आएगा?
आप बोलोगे यस। और जब भी मैं सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड कर दूंगा, क्या फिर भी कॉस्ट प्राइस आएगा? यस या नो? और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, चाहे वो प्रॉफिट हो और चाहे वो लॉस हो, दोनों के दोनों किस पर काउंट किए जाते हैं? आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस पर। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर मूव कर रहा हूँ। अब बताइए, यदि एक वस्तु 350 रुपए की हानि पर मतलब कि कौन सी टर्म यूज होगी, कौन सा मेथड यूज होगा आप यहाँ पर कर लेते हैं। 4600 में बेचेगी तो एसपी, जो एसपी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4650 रुपए प्लस लॉस कितना है, हानि कितनी है 350 रुपए की। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को सिर्फ सिंगल लाइन में सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन बात है आपको समझाने की। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस को जब ऐड कर दूंगा, विक्रय मूल्य और हानि को जब ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा सीपी, जो कि 5000 आ जाएगा। ओके, तो सीपी भी मेरे पास आ गया। मेरे पास सीपी है, लॉस है, क्या मैं लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकता इस मेथड का यूज करके? आप बोलोगे निकाल सकते हैं। 5000, देखिए इसका यूज कर रहा हूं मैं। लॉस कितना हो 350 रुपीज। अब कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। देखिए 5.77% आपका आंसर आ जाएगा। नंबर काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आपने रीड किया, सॉरी आपको थोड़ा सा आपका नॉइज आ रहा होगा। एक्चुअल में मॉर्निंग का टाइम है तो ऑफिस टाइम हो जाता है ना, इसलिए जो लोग हैं अपनी गाड़ियों से निकलते हैं तो इसलिए सायरन आपको आ रहा होगा, सॉरी उसके लिए। चलो अवॉइड कीजिए उस चीज को। आप क्वेश्चन पर आइए। सहभाज्य संख्याएं, ये क्या बात है भाई, ये क्या चीज है, इस बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। काफी बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ, डोंट वरी। को प्राइम नंबर, इसकी डेफिनेशन सिंपलेस्ट यही है कि दो या दो से अधिक नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक को छोड़कर, वन को छोड़कर, बस यही इसकी डेफिनेशन। ओके, मतलब मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ना लेके मैं इसके ऑप्शन से ही एग्जाम्पल लेता हूँ, सोल्व करवाता हूँ। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, तो मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। 7 और 35, 7 एंड 35। अब मुझे बताइए 7 और 35 का कॉमन फैक्टर क्या है? आप बोलोगे सर एक तो 7 है, देखिए 7 क्या इसको 7 को डिवाइड कर सकता है पूर्ण? यस कर सकता है। 35 को हाँ कर सकता है। ठीक? और एक कॉमन फैक्टर 1 है, इसके कॉमन फैक्टर तो 2 हो गए, लेकिन को प्राइम की जो डेफिनेशन उसकी तो डेफिनेशन ये है कि सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए, बस। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, मतलब ये वाला तो आंसर है नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है। अब इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, 32 एंड 62। हमें ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा, सिर्फ ये दोनों देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो रहे, तो एक तो 2 हो गया इसका फैक्टर, और एक 1 तो है ही, क्योंकि 1 तो सबका ही होता है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है।
अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, मैं इस ऑप्शन को होल्ड पर रखता हूँ, डायरेक्ट 4 पे जाता हूँ। 2 1 7 एंड 6 5 1। अब देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 3 21, 7 1 7। अभी देखिए 7 9 63, बचा 2, 7 3 21, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका कॉमन फैक्टर 7 हो गया और 1 तो है ही, मतलब कि ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आंसर है उसकी तरफ, शायद यही आंसर होने वाला है। 198 175, 198 एंड 175। अब देखिए इसमें 1 के सिवाय कोई और संख्या है ही नहीं जो इनको पूर्णतः डिवाइड कर दे, कोई फैक्टर निकल आए, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आंसर यही होगा। किसी से भी ये डिवाइड हो गई नहीं, किसी से भी नहीं डिवाइड हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें, वो क्या कि देखिए जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पर दिया जाता है, मतलब कि मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। ओके, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, बिल्कुल सही। अब जो डिस्काउंट होता है वो या तो सिर्फ एक ही छूट दी जाएगी, एक ही डिस्काउंट दिया जाएगा, सिर्फ एक डिस्काउंट दिया जाएगा, या फिर वो बोलेगा क्रमिक दो छूटें दी गई, दो छूट दी गई, या क्रमिक तीन छूट दी गई, ऐसे भी बोल सकता है वो। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 500 रुपए पर 40% की एक छूट, ओके, तथा दो क्रमिक छूट 36% तथा 4% में कितने रुपए का अंतर है। अब मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ बहुत आसान वे में। सीधा 40% लिखूं, एक छूट तो ये है, इसमें से मैं माइनस कर दूं कौन सी, ये जो क्रमिक छूट है 36%, और 4% की क्रमिक छूट को एक एकल छूट में कन्वर्ट करके माइनस करके 500 का उतना परसेंट निकाल दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव आपको समझाना। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्रमिक छूट है, इनको एकल छूट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाय 100। तो लिख देता हूं, मैं एक ही जगह लिख देता हूँ 36% प्लस 4% माइनस 36 इंटू 4/100। यहाँ पर आया 40 माइनस 4 6 24, 4 3 12, मतलब कि 144, और दो जीरो है नीचे तो पॉइंट लगा दूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 38.56%। यस या नो। तो ये दोनों छूट थी मेरे पास फाइनली एकल छूट में कन्वर्ट होकर आ गई 38.56%। अब मुझे बताइए इस 40% में से मैं अगर ये माइनस कर दूं तो मेरे पास जो अंतर आएगा परसेंटेज में वो आएगा 1.44%। यस या नो, आप बोलोगे यस सर। क्या मैं इतना 500 का नहीं निकाल सकता जो कि रुपए में आ जाएगा? यस या नो। 7.20 इज द नंबर डी। इजी। बस आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस किस बात का पता होना चाहिए था,
कि जो क्रमिक छूट होती है उसको एकल छूट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बस दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट ही है आपका क्वेश्चन, ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आप ट्राई करेंगे खुद। जो बात इसमें एक्स्ट्रा बताने की है वो मैं बात बताऊंगा आपको, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, आप सोल्व कीजिए। ट्राई फर्स्ट यू। देखिए, ए ब्रांड ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, मीन्स एक ब्रांड 3 तरह की क्रमिक छूट देता है। 3 तरह की क्रमिक छूट, 1 छूट, 2 छूट और 3 छूट। आपको बताना है कि विच ऑफर इज द बेस्ट फॉर अ कस्टमर। कस्टमर के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑफर है। अब कस्टमर के लिए तो बेस्ट ऑफर वही ऑफर होगा जिसमें अधिकतम छूट मिल रही होगी, यस या नो। यस। देखिए, जो मेथड मैंने आपको बताया, आप वो आंख बंद कर कर फॉलो कर सकते हैं उसको। ए, दोबारा लिख देता हूं, प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। सीक्वेंस में आप ये फॉर्मूला लगाइए और देखिए कि कौन से में छूट ज्यादा आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला मेथड यूज करके। अब बताइए, 25, 15, 40, यहाँ पर इनको 25, 15, 40 ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस 25 और 15 की गुणा, 25 गुणा 15, ये से 25 और 15 गुणा 25, 15 125 और 25 25, तो मेरे पास आ जाएगा 125, 12, 37, 30, आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका फाइनल। ओके, तो क्या आएगा 46.2, 36.25, ऐसे परसेंट। मैंने एक ऑप्शन आपको सोल्व कर कर बताया है, वैसे आप सभी ऑप्शन सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है जिसमें जो ये छूट दी गई है इनका सम सेम हो, क्या, जैसे कि 25 और 15 40, 30 और 10 40, 35 और 5 40, सम सभी में सेम हो और अंतर सबसे ज्यादा जिसका हो तो आपका आंसर वही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सम सभी का सेम होना चाहिए। और सेकंड चीज क्या चेक करनी है आपको, जिसका अंतर सबसे अधिक हो। 35 और 5 का अंतर 30, यहाँ पर 30 अंतर आ रहा है, 30 और 10 का अंतर 20, 25 और 15 का अंतर 10, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। याद रखिए, ये मेथड तब लगेगा जब सम सभी में सेम हो छूट का। आप ट्राई कीजिए, आंसर मैंने आपको बता दिया है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से। देखिए, जो क्वेश्चन हकीकत में आपको टाइम देने के हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन के ऊपर इनफ टाइम दूंगा सोल्व करवाने के लिए। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं का जो पेयर है वो ज्ञात करना आपको। ओके, संख्याएं बतानी कौन सी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए। आपने एक बात पढ़ी होगी, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल होता है नंबर ए गुणा नंबर बी। दोनों नंबर का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं नंबर के एलसीएम गुणा उन्हीं नंबर के एचसीएफ। यस या नो।
बिल्कुल सही। और दूसरी बात क्या, जो ये नंबर ए और बी थे, इन दोनों नंबर को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूं तो मैं उसको लिखता हूँ स्मॉल ए गुणा स्मॉल बी, और ये इक्वल होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। बस ये बात भी आपको पता होगी। और एक बात आपको पता होगी, और वो पता होनी चाहिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट है वो, क्या, कि जब भी आपको किन्हीं दो नंबर का सम पता हो, ये आपको पता है पहले से, आप नॉन हो इस चीज के लिए, और इन दो नंबर का गुणनफल पता है, और आपको बोल रहे इन दोनों नंबर का डिफरेंस बताओ, तो आपको बताना आना चाहिए। कैसे बताओगे? ऐसे, दोनों फॉर्मूला है इस चीज का, दोनों नंबर का सम, मैं इसको सम बोल देता हूँ, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है ये सम है और ये प्रोडक्ट है, सम का स्क्वायर, अब जो निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना, अंतर, अंतर निकाला तो अंतर का साइन माइनस 4 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, बस आपको ये मेथड याद रखना है। दूसरी बात जो है, जब भी आपको इन्हीं दो नंबर का डिफरेंस पता हो, डिफरेंस पता हो, और उन्हीं दो नंबर का गुणनफल पता हो, मतलब प्रोडक्ट पता हो, तो आपको बताना आना चाहिए उन दोनों नंबर का सम, ये निकालने के आप कैपेबल होने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस का स्क्वायर, ये डी, डी का स्क्वायर, अब सम निकालना है ना, तो प्लस का साइन 4p, बस इजी है काफी, बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ओके। और नेक्स्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी जो नोट्स है उसमें मेंशन होनी चाहिए सब बातें, काफी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं पर भी नहीं करवा जाएगा आपको। अगर a प्लस बी आपके पास है, मीन्स सम है आपके पास, ओके, और a माइनस बी भी आपके पास है, मतलब डिफरेंस है आपके पास, ओके, तो आपको इंडिविजुअल नंबर, मतलब कि आपको a कैसे निकाला जाए वो भी तो पता होना चाहिए, और b कैसे निकाला जाए वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके। सॉरी, ए और बी कैसे निकाला जाए आपको पता होना चाहिए, कैसे, वो मैं आपको एक एक करके सब बातें बताऊंगा। तो मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो कितना है, 48। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 48 है, मतलब कि इसने दिया है एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है, 48। अब मुझे बताइए, जो ये बात है क्या इससे मैच हो रही है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दोनों नंबर का गुणनफल, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ए गुणा बी भी 48 होगा, यस या नो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप बोलोगे यस। अगर ए गुणा बी मुझे पता है, क्या दोनों संख्याओं का अंतर 13 दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर भी मुझे दिया है, आप बोलोगे यस सर, 13।
जो बात मैंने बतानी थी वो यहाँ बता चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको आपके जो नोट्स बुक है उसमें आपको मेंशन होनी चाहिए सब बातें ही। ओके, अब मुझे बताइए ये दोनों अगर बातें हैं तो क्या मैं ये निकालने के कैपेबल होना चाहिए या नहीं? a प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। कैसे? देखिए a प्लस बी निकालनी है मुझे। यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी। क्या फॉर्मूला था a प्लस बी निकालने का? डिफरेंस का स्क्वायर, ये डिफरेंस, ये है अंतर, इसका स्क्वायर कीजिए जो कि आएगा 169। ओके, अब सम है निकालना है मुझे तो प्लस का साइन और ये पी प्रोडक्ट मतलब गुणन, ए और बी का गुणन 48। यस या नो? जैसे ही इसको सोल्व करूंगा a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रूट ऑफ 361 और a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 19, क्योंकि 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का। ये किसका स्क्वायर होता है? 19 का। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, 19 बचेगा। यस या नो? a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है। यस। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है। आप बोलोगे यस, कितनी? 13। अब देखिए मैं a और b की वैल्यू कैसे निकालूंगा। एक बार इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, इन दोनों नंबर को 13 और 19 को, कितना आएगा? जोड़ दिया, आप बोलोगे 32। जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए 16। ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालें? देखिए अब क्या कीजिए, इन दोनों नंबर को घटाइए, अंतर कीजिए दोनों नंबर का। 19 में से 13 गए 6, 2 से डिवाइड कीजिए, आया मेरे पास 3। b की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 और 16। अब मैं आप देखना यूट्यूब पर जाना या फिर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना, आप सर्च करना ये क्वेश्चन, आपको अधिकतर लोग ऑप्शन से सोल्व करवाते मिलेंगे। आप भी खुश, टीचर भी खुश, ना उनको बोलना पड़ा ना ही आपको सुनना पड़ा। चाहो तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, मैं यही नहीं बोल रहा कि ऑप्शन से सोल्व मत कीजिए, लेकिन मेरा मतलब है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया है, आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। उम्मीद आपने पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। काफी बेसिक है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, दर मतलब कि रेट, समय मतलब कि टाइम, बटा 100 इज इक्वल टू आता है, क्या निकलता है मेरे पास? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आंसर आपके सामने होगा। इजी, 225 आंसर हो जाएगा आपका। 5×3 = 15, 2 0 100 से खत्म हो जाएंगे और 15 और 15 गुणा 225। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। एक छात्र, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 और 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। औसत क्या होता है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं। एवरेज क्या होता है? ओके,
आपकी फैमिली में मान लीजिए मेंबर हैं ग्रैंडफादर, फादर, मदर, सन एंड डॉटर। ओके, यहां पर सॉरी, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, सन एंड डॉटर। अब किसी भी फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एज होती होगी। यस या नो? आप बोलोगे ग्रैंडफादर की एज है 80, फादर की एज है 40, मदर की एज है 35, सन की एज है 10 और डॉटर की एज है 5। ओके, ये एज होगी पूरी फैमिली की। अब मैं बोलूं कि इस पूरी फैमिली की एवरेज एज क्या है। एवरेज का मतलब ये होता है ना तो किसी की कम और ना ही किसी की ज्यादा, मतलब कि एक ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू पे लाके खड़ा कर देना सबको जहां सब इक्वल हो जाए। ओके, उसको एवरेज बोलते हैं। अब देखिए, मैं एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल पर्सन नीचे और जितने भी पर्सन हैं उनके एज का सम, उनके नंबर का सम, वट एवर जो भी। यहाँ पे एज है तो उनकी सबकी एज का सम, सम ऑफ एज ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल पर्सन। ओके, सम ऑफ एज ऑफ टोटल पर्सन, संख्याओं का सम बोल दीजिए आप, फैमिली मेंबर्स की एज का सम बोल दीजिए आप, कुछ भी वट एवर। ओके, तो मैं एवरेज निकाल दूंगा। अभी इनका सबका योग कीजिए, सम कीजिए, 80, 40, 120 और 40, 160 और 10, 170, 170 डिवाइड बाय कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गए। अब जो एवरेज आएगा क्या आएगा, 5 ये 15, 2 5 चौके 20, मतलब कि अब ग्रैंडफादर की भी एज 34 हो गई, फादर की भी एज 34, मदर की भी एज 34, सन की भी एज 34 और डॉटर की भी एज 30। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आई होगी। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा ऐसे सोल्व करने में। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं डेविएशन मेथड का यूज करने जा रहा हूं। डेविएशन मतलब क्या, डेविएशन मतलब ये डेविएशन होता है सबको इक्वल। जिसके पास, देखो, सन की एज 10 थी ना, तो क्या किया, इसको 34 बनाने के लिए मुझे किसी ना किसी से एज उधार लेनी पड़ेगी, तो मैंने ली। यस या नो? 24 एज सन ने उधार लिए, किनसे ली होगी, इसके पास एक्स्ट्रा थी, इसके पास एक्स्ट्रा थी और कुछ इसके पास एक्स्ट्रा थी, वैसे ही डॉटर ने उधार ली होगी। ऐसे ही डेविएशन में करते हैं। कैसे? अब बताइए, 50 स्टूडेंट है, कितने, 50 स्टूडेंट है टोटल, उनमें से 20 स्टूडेंट की औसत एज है 70 और 30 स्टूडेंट की औसत एज है 80। ओके, तो सभी स्टूडेंट की औसत एज उसने पूछ ली। मुझे बताइए, आप एक काम कीजिए, एज नहीं है यहाँ पे, अंक बोला गया है, यहाँ अंक बोला गया है, तो 50 छात्र जो हैं उनमें से 20 छात्रों के अंक, औसत अंक 70 है और 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। अब एक काम कीजिए, डेविएशन का यूज करने से पहले आप एक काम कीजिए कि कुछ भी अंक, औसत अंक पूरी क्लास के मान लीजिए, जो आपका मन करे।
तो बेटर ये रहेगा कि 70 और 80 के निकटतम मानिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं मान लेता हूं कि पूरी कक्षा के, ये मानना है मैंने, यहाँ लेट कर रहा हूं, देखिए ये है नहीं एग्जैक्टली, लेट कर रहा हूं, मान रहा हूं मैं बोलता हूं पूरी कक्षा के 72 औसत अंक हैं। ओके, अब 72 के अकॉर्डिंग मुझे बताइए, अगर मैं 72 पूरी कक्षा के अंक औसत अंक मान लेता हूं, तो इन 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं, जो मान्य है उससे 2 कम है, यस या नो? 2 कम है उससे, ओरिजिनल 2 कम है, यस या नो? बिल्कुल सही। अब बोलोगे इस केस में माइनस, इरेज कर देता हूँ इसको, जैसे समझ में आएगा। इस केस में 2 कम है, -2 कितनों पर? 20 पर। भाई एक छात्र के 2 कम है तो 20 छात्रों के, यही होगा ना? ठीक है। और 30 छात्रों के औसत अंक 80 है, लेकिन जो मैंने मानना है वो 72 मानना है, तो इसके अधिक है। कितने अधिक है? आप बोलोगे सर 8 अधिक है। कितने स्टूडेंट पर? 30 स्टूडेंट पर। वेरी गुड। यहां पर आया माइनस के 40 और यहां पर आया प्लस के 240। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल जो डेविएशन आएगा वो आएगा 200 नंबर का, ऐसे ना? 240 में से -40 गए, 200 बचे। ये 200 नंबर क्या है? एक्स्ट्रा है ना, प्लस के 200 बचे है ना। ये 200 नंबर जो एक्स्ट्रा है, ये सभी 50 स्टूडेंट में बांट दीजिए। ओके, 72 तो मैंने माना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये 200 नंबर एक्स्ट्रा निकल के आए। ओके, तो प्लस में इन 200 नंबर को इक्वली डिवाइड कर देता हूँ 50 स्टूडेंट में। तो 72 मैंने माना था और 4 नंबर जो है सभी 50 के 50 में और दिया गया, तो फाइनल मेरे पास एवरेज आ गया ओरिजिनल 76। ये मेरे पास आंसर पूरी कक्षा के औसत। उम्मीद आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था। डेविएशन मेथड से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% पूछने की उम्मीद है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट से ही सोल्व करवाता हूँ और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करना है। ओके, जो बात मैं आपको बोलूं उसको ध्यान से सुनना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एक एक बात। पढ़िए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए का भुगतान करने पर उसे चुकाना पड़ा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार की राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा है। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 5%। मैं छोटी बात जो आपको बताना चाहूंगा, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलोगे सर ऐसे ही कुछ निकालते हो ना, ऐसे ना? 1/20 मतलब कि 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। 20 क्या है आपका? ये है प्रिंसिपल और ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जब दोनों मिल जाते हैं
या इंटरेस्ट मिल जाता है तो क्या बन जाता है? अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। ओके, मिश्र धन बन जाता है। बिल्कुल सही, आपको ये बात पता लग गई। अब देखिए 20 क्या था? आप बोलोगे प्रिंसिपल। 20 में एक ऐड हुआ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज ऐड हुआ, तो ये बन गया 21। ये क्या है? अमाउंट, मिश्र धन। ओके, ठीक है। बस अब मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा और उससे देखना कि सिर्फ इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही मैं क्वेश्चन को कितना आसान बना देंगे। आइए, सबसे पहले मैं पहले साल की बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। प्रिंसिपल जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मूलधन कितना था? 20। मैं मान लेता हूँ ये 2025 है। ये 2025 शुरू हुआ, 20 रुपये ब्याज दी, 20 रुपये आपने कोई मूलधन उधार दिया किसी को, और एक साल खत्म हो गया। एक साल के अंत में ब्याज समेत, मैं सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ पहले, ब्याज समेत आपका मिश्रधन बना 21 रुपये। ओके, लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। आप बोलते हो कि मैं 2026 के लिए 20 राशि को उधार देना चाहता हूं, आपने दी है। पर देखिए क्वेश्चन में ये है 2026, लेकिन क्या होता है जब 2020 2025 स्टार्ट हुई थी, वहां पर 20 रुपए आपने उधार दिए थे, साल के अंत में वो 21 रुपए बन गए ब्याज के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। यहां पर आपने एक छोटा सा एक्शन किया कि आपने पहले साल के अंत में 4200 रुपए किस्त के रूप में भुगतान कर दिया, पे कर दिया। मतलब कि 21 रुपए जो विसर्जन था साल के अंत में, उसमें से जो 21 रुपए विसर्जन था, उसमें से 4200 रुपए आपने पे कर दिए, वापिस कर दिए। अब जो ये 21 में से 4200 गए, जो इसमें से बचा वो नेक्स्ट 2026 के लिए आपने ब्याज के लिए दे दिए। यस या नो? बिल्कुल सही। यहाँ पर फिर से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 5%। मीन्स 5% मतलब कि 20 रुपए मूलधन मान लिया मैंने, और साल के अंत में मिश्रधन 21 हो जाएगा। यस या नो? और अंत में, साल के अंत में आपने 4410 रुपए का भुगतान करके उस पूरी पेमेंट का भुगतान कर दिया, सब खत्म कर दिया आपने, कुछ नहीं बचा। तो मैं बोल सकता हूं कि 4400, जो बोल रहा हूं सिर्फ सुनते जाइए आप, 4410 रुपए का भुगतान किया, क्या वो 21 रुपए के बराबर है? आप बोलोगे यस सर। 4410/21 मुझे निकालनी क्या है? साल के स्टार्टिंग में आ जाऊं, 2026 के, गुना 20। आप बोलोगे यस सर। 21 और 21, 21 दूनी 42, 4200 रुपए। मैं यहां पर पहुंच गया। यहां पर जब 2026 स्टार्ट हुआ, तो मैंने 2026 को 4200 रुपए देकर भेजा था। लेकिन इससे पहले जब 2025 का अंत हुआ था, क्या मैंने ये 4200 रुपए यहाँ पर, ये 4200 माइनस करके 4200 बचे थे? यस या नो? आप बोलो यस सर। मैं एक काम करता हूँ, मुझे 2025 के एंड में पहुंचना है, तो 4200 में क्या मैं ये 4200 ऐड कर दूं, तो क्या यहाँ पहुंच जाऊंगा इधर? आप बोलोगे यस। 4200 प्लस 4200, आप बोलोगे 8400 रुपए। तो 8400 रुपए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर पहुंच गया 2025 के एंड में, जो कि 21 की वैल्यू है। यस या नो? क्या मैं साल की स्टार्टिंग में पहुंच सकता हूँ? आप बोलोगे यस। कैसे? 8400 को
21 से डिवाइड करके गुणा 20 से कर दूं, क्योंकि 8400 की वैल्यू 21 है, मुझे निकालनी किसकी, 20 की वैल्यू। 21 चौक 84, 4 दूनी 8000। कोई दिक्कत? उधार ली गई राशि आपने बता दी। अब मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल करवा सकता था। कैसे? आपको कुछ नहीं बताता, बस बोलता और बोलता 20 था, 21 हुआ, फिर दूसरे साल में 20 था, फिर 21 हुआ। 21 की वैल्यू 4410, 20 की वैल्यू 4200। अब 4200 मैंने यहाँ पे माइनस किया था, तो 4200 और 4200 8400, ये 21 की वैल्यू है। अब मैं गुणा 20 से कर दूं तो कि 8000 आ जाएगी और यहाँ पहुंच जाऊंगा साल की स्टार्टिंग। आप ये चीज तब कर पाओगे जब आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से करवा रहा हूं, तो प्लीज आप भी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक दुकानदार एक वस्तु पर प्रारंभ मूल्य 35% अधिक रखता है और अंतिम मूल्य पर 20% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु पर प्रारंभ मूल्य 35% अधिक रखता है। आपको एक बात बताइए, 35% अधिक रखता है, तो 35% अधिक रखने का मतलब हुआ कि पहले मूल्य 100 था। ओके, 35% अधिक रखा तो 135 मूल्य हो गया। यस या नो? और अंतिम मूल्य पर इस पर 20% की छूट देता है, तो इस पर 20% की छूट दूं मैं। अगर 135 में मैं 20% की छूट दूं तो 20% का फ्रैक्शन क्या मैं बढ़ा सकता हूं? बताइए क्या आएगा? 1/5। 1/5 तो 5 पर 1 की छूट, तो 135 का 1/5 निकालूं, एक छूट दी है ना, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मैं 4/5 निकाल देता हूँ, क्योंकि छूट की तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं। मुझे तो जो बचा हुआ मूल्य है उसकी जरूरत है। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और ये भी आप निकाल सकते हो, 7 चौक 28, 108। तो यहां से एक वैल्यू आएगी मेरे पास, क्या? 108। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब बताइए, कोई चीज, कोई वस्तु 100 रुपए की थी और अंत में 108 की बेची, तो कितने का लाभ हुआ? 8% का। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, 100 था पहले, 35% बढ़ाया, 135 हुआ। 135 में 20% की छूट दी, जो कि 4/5 आया। 135 का 4/5 108 आया। आप ऐसा चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, 135 में 20% की छूट, 80/100। 20% की छूट दे दी ना मैंने, तो भी 108 ही आएगा। मेथड बदलने से सॉल्यूशन नहीं बदल जाते, आंसर नहीं बदल जाते। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, जो मन चाहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है टाइपिंग एरर है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। आपको मैं बता दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। अगर किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। शंकु किस टाइप से दिखता है?
जो आपका कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए पहले। एक एक बात आपको बताई जाएगी। शंकु मतलब कि कौन? ओके, ये इसकी रेडियस हुई और ये इसकी हाइट हुई। ओके, अब मुझे बताइए इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 4। यस सर। ये 5, ये 4। क्या हाइट निकाल सकते हो आप इसका यूज करके? आप बोलोगे यस। ट्रिपलेट पता होगा आपको, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, इजी। और आपको ट्रिपलेट नहीं याद, इसका नहीं पता, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगी हाइट। कोई दिक्कत? 3 ही आएगी। ओके, तो आपने ये भी निकाल दिया। अब पूछा क्या आपसे? आयतन, वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी है? 4। तो 4 चौक 16 स्क्वायर है ना। हाइट कितनी है इसकी? 3। 3 से 3 गया। ओके, देखिए 22 और 7 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए पॉइंट में सभी आंसर है। तो मैं नियरेस्ट देख लेता हूँ क्या होगा। मैं इसको 22 ना मान के 21 मान लेता हूँ। देखिए 7 3 जा 21। ओके, 16 3 48। अब देखिए 48, ये तो आंसर नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। ये 59 कुछ ज्यादा ही चला गया। एक ही यूनिट मैंने कम किए ना, 22 से 21। तो 59 और ये 50 बचा मेरे पास। तो नियरेस्ट मेरे पास यही आंसर आ जाएगा, दिस वन। ये काफी ज्यादा एक्सेस हो गया। चाहो तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। 15% की कमी के बाद आय 2,12,500 है। उसकी मूल आय कितनी थी? कोई दिक्कत नहीं, मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ही करवाने जा रहा हूँ। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलोगे 3/20। मतलब कि ये उसकी ओरिजिनल आय थी, ओरिजिनल इनकम। और कमी कितनी की गई? रिड्यूस इतना किया गया, कमी इतनी की गई। ओके, रिड्यूस होने के बाद हुई कितनी? पहले 20 थी, 3 कम कर दी गई, जो कि 17 आई। यस या नो? आपको बतानी क्या है? मूल आय, मतलब कि ये बतानी है। ये आपको गिवन है, दी गई है। तो 2,12,500, ये 17 की वैल्यू है। क्या मैं 20 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? आप बोलोगे निकाल दोगे सर, निकाल दीजिए। 17 17 और 4 34, 8 85। ओके, 125 दूनी 250, मतलब कि 30। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज? ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ यार मैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से सबको। अब ये देखिए, माना x 5 y 8 है, तो निम्नलिखित संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बताइए?
असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। और डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग ये होता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ये होता है असेंडिंग और ये होता है डिसेंडिंग, आरोही अवरोही। ओके, ये होता है। आपको क्या बताना है? आरोही ये बताना है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए इनमें और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो यहाँ पर 5 और 6, देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ सिर्फ 6, और वाई की वैल्यू 8 है तो 7। नेक्स्ट 10, 16 में से 3 गए 13, दिक्कत 9, 9, 9। अब इसमें दोबारा से 9, 7। बस आपने इनको एग्जैक्टली इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आए आप। अब मुझे बताइए, इसको सोल्व कर कर 1 आएगा? बिल्कुल, यस या नो? अगर इसको सोल्व करोगे तो 7 1 जा 7, बिल्कुल, फिर 2 बचा, फिर 2 पे जाएगा, 1.2 समथिंग आएगा, यस या नो? बिल्कुल सही। अब इसको देखिए, ये तो एक से भी छोटे रह जाएंगे दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों एक से छोटे रह जाएंगे। तो आप देखिए, इन दोनों को ही रखिए। सबसे पहले असेंडिंग है ना, आरोही क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यस या नो? अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सोल्व कर कर आएगा फिर आपके पास 0.8, ओके, 5। इसको सोल्व करोगे फिर से 0.7, ओके, ये भी मुझे पता लग गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले 0.7 आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, यस या नो? मीन्स सीक्वेंस क्या बनेगा? 0.7, 0.85, फिर 1, फिर 1.2, ये सीक्वेंस बनेगा। बस आ जाइए ऑप्शन पे अब। अब मैं ना सारा का सारा सोल्व नहीं करने वाला यहाँ पर, सिर्फ ऑप्शन देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए? 6, 5 और 1 6, और 8 में से क्या 7, 6/7। क्या 6/7 पहले आ रहा है? नहीं, 6/7 तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला, खत्म ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, 5 दूनी 10, 2y-3, 2y-3 ये है ना सेकंड ऑप्शन, यस या नो? सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है पहले, हाँ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है, ये वाली बात ठीक है। ये चेक करता हूँ, 0.85, 0.85 तो 6/7 से, 6/7 किसका है? इसका ना, x+1 y-1, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। अब देखिए नेक्स्ट 1 आया था ना, 1 किसका आया था? y+1 और 2x-1, y+1 और 2x-1, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए, ये तो सेम है, बिल्कुल सही, ये भी सेम है, बिल्कुल सही। क्या ये सेम है? y+1 2x-1, नहीं, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि 1 वाली बात। देखिए, दिस दिस एंड ये कहाँ से आई थी? यहाँ से। ये वाली बात सही, ये वाली बात सही, ये वाली, और ये तो ऑब्वियसली सही होगी, हमारा ऑप्शन ये हो गया। ओके, समझ गए होंगे आप? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15,
ये भी शंकु पर भी कौन पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये, बस आपको जो पूछा है वो बता दीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, सोल्व कीजिए। एक 128/3 पाई आयतन वाले शंकु बनाया जाता है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की दुगनी है। अरे यार, कोई दिक्कत नहीं। जो ये ऊंचाई है ना, शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, ये बोल रहा है बस। ओके, मुझे बताइए, क्या मैं शंकु का वॉल्यूम मुझे पता है? वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस या नो? तो वॉल्यूम 128/3 पाई आयतन दिया है ना, यस या नो? यस दिया है, 128/3 पाई, ये दिया है मुझे। 1/3 ये मेरे पास फॉर्मूले में है, पाई एज इट इज रखूंगा। आर स्क्वायर, अब इसने आर स्क्वायर एच लिखा है, मैं आर स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, ऐसे कैसे? एच की वैल्यू देखो 2r है, क्या मैं रख सकता हूँ 2r? आप बोलोगे यस सर रख सकते हो। तो देखिए 1/3 से ये 3 खत्म, पाई से पाई ओवर, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या बचा? आर स्क्वायर और आर की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा आर क्यूब, और 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, 128 के क्या आएगा? 12 2 जो कि 8, आर क्यूब की वैल्यू 64 और आर की वैल्यू आएगी 4। क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। जब आपके पास आर की वैल्यू 4 आ गई, क्या एच नहीं निकाल सकते आप? आर की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। डालिए, 4 दूनी 8, एच की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। आर है 4, एच है 8। क्या पूछा है इसने? शंकु की तिर्यक ऊंचाई बता दीजिए, जो कि ये होती है स्लैंट हाइट। ओके, तो ये 4 है और ये 8 है, क्या आप ये नहीं बता सकते? इजी यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप यहाँ पर। 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इसका, ओके। बताइए 64 और 16, 64 प्लस 16 जो कि 64 16 80, तो रूट 80 इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्लांट हाइट। कोई दिक्कत? आपको मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन 15 के 15 अच्छे लगे होंगे और सारे के सारे समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन सभी के सभी प्रीवियस ईयर है, दिल्ली पुलिस की 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका सॉल्यूशन आपको मैंने करवाया है। ओके, जिस क्वेश्चन पर मुझे टाइम देना था मैंने उस क्वेश्चन पर टाइम दिया है। जो बात मुझे इंपॉर्टेंट लगी समझाने के लायक वो मैंने आपको समझाई। आप इस सीरीज में बने रहिए, आप यकीन मानिए आपकी मैथ के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्लास एंड वेलकम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि इस सीरीज के रिगार्डिंग जैसे ही क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको सही समय पर मिल जाए। थैंक यू क्लास, हैव अ ग्रेट डे, great good morning, bye bye, take care.